सिमिलर टू एनर्जी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या अगर हम इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, सो वर्क बेसिकली इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू, एबिलिटी टू हैव सम एनर्जी। ठीक है, तो बताइएगा मुझे। मुझे कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, और एनर्जी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। मैथमेटिकली दीज टू आर सिमिलर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, कोई इनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं, सो यस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। मैथमेटिकली मैं क्यों कह रहा हूँ सेम है, क्योंकि मैथमेटिकली हम जब भी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम जूल्स में कैलकुलेट करेंगे, और जब भी हम वर्क कैलकुलेट करते हैं हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आपके पास जो फार्मूला होता है एनर्जी का या वर्क का, वो आइडेंटिकल होता है। आप एनर्जी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, आप एनर्जी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, आप वर्क भी निकाल सकते हैं बेसिकली इन्हीं फार्मूला से। सो कॉन्सेप्चुअली दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, बट मैथमेटिकली दे आर सेम। अगर हमारे अंदर ताकत है तभी हम काम कर सकेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ। और अगर हम जो है वो क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, तो इसका खुद से मतलब है कि हमारे अंदर ताकत होगी। तो ताकत है, काम कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर ताकत है तभी हम काम कर रहे हैं। सो आइडेंटिकल हो गए, एक ही चीज़ होगी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें। फिजिक्स के अंदर आज तक कोई ऐसा क्लू हमें नहीं मिला कि हम एक्चुअली डिफाइन कर सकें व्हाट एनर्जी इज। क्योंकि अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, या इवन साइंसेस के अंदर भी हमें ये बात समझ में आ जाए कि एनर्जी क्या है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है, फॉर एग्जांपल लाइफ एंड डेथ, क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ, सन्स एनर्जी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, हम पता कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने तक रखी हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि वी डोंट नो स्टिल, साइंटिस्ट दे आर एट they're unable still to work out what energy is. They don't know what energy is. So they define energy in terms of, वो कहते हैं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं, बट वी डोंट नो कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपके जहन में ये होनी चाहिए। अब इस पूरे बैकग्राउंड के अंदर हमने सिर्फ एक नई चीज करनी है। वो नई चीज ये करनी है हमने कि हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आ जाए सारे टॉपिक्स की, प्लस हमारे पास इनके फॉर्मूला आ जाए, प्लस हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो ड्यूरिंग सेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडिया अपने जहन में स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एनर्जी with its different forms. I think you must have heard about kinetic energy or potential energy. Then it says principle of conservation of energy. We're going to use this. And this principle states that whenever we are doing some work or when we are consuming some energy, so that energy comes from the different forms. And the energy can be converted from one form to the other. Okay? But it can neither be created, it cannot be destroyed. Then we are going to use this formula. And then we perform some calculations. So ये होगा एनर्जी का स्टार्ट करते हैं। सो आपने ये बात पढ़ी है कभी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? And the principle of the conservation of energy. सो इसको तो हम स्कूल में करेंगे। तो अब मैं एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सो आई एम डिफाइनिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली एनर्जी इज। सो जो भी चीज काम कर रही होगी, जो भी चीज काम कर रही होगी, हम कहेंगे उसके पास क्या है, उसके पास एनर्जी है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट है जूल्स, जे। हम कैपिटल जे से इसको रेफर कर रहे हैं।
और एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन टू इट। ठीक है, एनर्जी कभी भी किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही होती। तो अगर हम बात करें कि एनर्जी राइट साइड पे जाएगी, लेफ्ट साइड पे जाएगी, अप साइड पे जाएगी, डाउन साइड पे जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो स्केलर्स का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वेक्टर्स होता है। और वेक्टर्स दे हैव व्हाट, दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं 5 meters south, so this 5 meters represent what, magnitude, and the south represents what, direction. So if there is a certain calculation we are performing and we end up with 10 joules, let's say we end up with 100 joules, let's say we end up with 50 joules, we won't ever define 10 joules north है, south है, up है, down है, right है, left है, हम कभी भी define नहीं करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा, स्केलर्स और वेक्टर्स क्लियर होता है आप लोगों को, समझ में आती है बात? यस सर। ओके, अब हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। हमने कुछ कम पढ़नी है अपने सिलेबस के एतबार से, बट इनफाइनाइट मेनी फॉर्म्स हो सकती हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को तो हमने डिटेल में देखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ग्रेड 11 में डील करेंगे, थर्मल एनर्जी को भी हम इसी सेक्शन में डील करेंगे ग्रेड 10 में, और लाइट को। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे स्कोप के बाहर की। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली हमने वो चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी की हैं, यहाँ पे लिस्ट की हैं, यहाँ पे हमने डिस्प्ले की हैं, जो आपने मोर और लेस 10 और 11 पे पढ़नी। ठीक है, आप एक एक करके इनके टाइप्स को डिस्कस करें। सो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू एनी मूवमेंट जिसमें विजिबल मोशन हो, आपको नजर आ रहा हो। अब वो मूवमेंट कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, वो मूवमेंट हो ट्रांसलेशनल, वो मूवमेंट हो सकती है वाइब्रेशनल, और वो मूवमेंट हो सकती है रोटेशनल। बेसिकली मूवमेंट या मोशन जब भी होता है तो वो तीन ही तरह का होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल। देखिए, अगर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन की बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अ कार, एक गाड़ी का चलना फिरना। ठीक है, अब गाड़ी जा रही है अगर, तो गाड़ी राइट भी होती है, लेफ्ट भी होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन वो आराम से कहीं भी जा रही होती है जहाँ पे रोड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोटेशनल या वाइब्रेशनल की, तो हम अपने एक्सिस की बात कर रहे हैं। देखो, वाइब्रेशन अगर हुई तो वाइब्रेशन का क्या मतलब होगा, वाइब्रेशन का ये मतलब होगा कि एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, उसके बीच में कुछ हो रहा है, बस जैसे स्विंग नहीं होता है, तो उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। रोटेशनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशनल एनर्जी की कहानी किस तरह से जाएगी, रोटेशनल एनर्जी की कहानी इस तरह से जाएगी कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा हो। रोटेट करने का मतलब ये कि उसका एक वेल डिफाइंड एक्सिस हो। अगर उसका एक एक्सिस है, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देखें, अगर इसे आप क्या कहते हैं, विंड टर्बाइन कहते हैं या विंड मिल कहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक ही एक्सिस पे रोटेट करेगा, जिसे आप स्पिन मोशन भी कह सकते हैं, राइट। तो हर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी तरह से किसी भी मूवमेंट से रेलेवेंट होगी, हम उसे कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी। सर एक तो ट्रांसलेशन का बताएंगे, ट्रांसलेशन के लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी कि कंसिडर अ मोशन ऑफ अ कार। व्हेनेवर अ कार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, it can go straight, it can turn right, it can turn left. There is no defined path. It can go wherever it want to if the road is going there. Okay, but when we talk about rotational and vibrational motion, then we are fixed about a particular position. For example, vibrational है तो 2 points के बीच में होगा और कहीं नहीं जाएगा। रोटेशन है तो एक सर्कुलर रीजन में एक ही एक्सिस पे घूम रहा होगा। लेकिन ट्रांसलेशनल अनडिफाइंड है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। अच्छा, इसके अलावा
इफ वी टॉक अबाउट, जो मैंने गिवन एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है इन विंडी प्लेसेस विंड इज यूज्ड टू टर्न टर्बाइंस दैट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विंड मिल्स का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि ये क्लीन एनर्जी सोर्स होता है। क्लीन एनर्जी सोर्स का क्या मतलब है? ये जो हमारी हवा है ये इसी को यूटिलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हमारे मुल्क में जो चीज यूज होती है दैट इज ऑयल एंड गैस। तो आपको पता है ऑयल और गैस से जब बिजली बनाई जाती है तो क्या होता है? तो पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन होती है तो वो हैजर्डस होता है। तो विंड मिल्स को लगाया जाता है ताकि हम उससे जो है वो एनर्जी हार्नेस कर सकें। Then they are saying a battering ram uses kinetic energy to break down the walls and the gates of the ancient cattle. तो ये काइनेटिक एनर्जी किस तरह से दिखा रहे हैं इसमें फिगर में? हमें ये किस तरह से समझ में आती है कि ये काइनेटिक, तो ये दरवाजा तोड़ना चाह रहे हैं, कौन सी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज? Sir, when the people move, so their kinetic energy, since they are holding the ram, it turns to the potential energy of the ram, which when applied on the wall, it breaks it. ओके गुड, इन्होंने काइनेटिक पोटेंशियल की कन्वर्जन भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, बहुत जबरदस्त। गुड। सिंपली इज ये जो लोग यहाँ खड़े हुए होते हैं ये यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? ये बेसिकली थोड़ा सा आगे पीछे करके ना इसको टक्कर मार रहे होते हैं बार बार। सो दे आर इन अ वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि ये इस रैम को क्या कर रहा होंगे? इस रैम को पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे मारेंगे जाके, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे मारेंगे। तो ऐसा होगा कि 2 या 1 दफा में ये दरवाजा टूट जाएगा। ये पुराने जमाने की बात है, ऐसा। ठीक है, सो इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का रोल होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आप गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी एनर्जी की बात करेंगे? आप बताएं जरा। Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी होगी उनके अंदर। क्यों गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है भाई? क्योंकि वो रैंडम Because मोशन they में are होते हैं, rapidly वो moving. घूम फिर रहे होते हैं, हर जगह पे उड़ रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, जहाँ दिल चाह रहा होता है जा रहे होते हैं, पंपिंग टक्करें भी मार रहे होते हैं, ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर आते हैं आगे पोटेंशियल एनर्जी को। सो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिफाइन होती है अनसीन एनर्जी। अब ये बेसिक फैक्ट जहन में रखना, अनसीन एनर्जी। अनसीन है इसका मतलब है जैसे काइनेटिक तो हमने देखते ही पता लगा लिया ना कि इट वाज एसोसिएटेड टू मूवमेंट। काइनेटिक आराम से पता चल जाएगी क्योंकि चीजें फिजिकली आपको नजर आएंगी मूवमेंट में। लेकिन पोटेंशियल के अंदर आपको फिजिकली मूवमेंट के अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा, अनसीन है, स्टोर्ड है। एनर्जी ऐसे नहीं होता कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको मेरी शक्ल पे लिखा हुआ नजर आ रहा हो कि सर जो है वो एक चेयर पे बैठे हुए, तो चेयर ग्राउंड से ऊपर है तो यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी सर के अंदर है। ऐसा नहीं होता, ये आपको सोचना पड़ता है कि यार सर के पास ऐसी कौन सी एनर्जी है। तो सवाल ये उठता है कि सर के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? तो भाई फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज माई चेयर ऑन विच आई एम सिटिंग, ठीक है, यहाँ मैं बैठा हूँ, तो मैं ग्राउंड से तो ऊपर हूँ ना, तो इस चेयर ने मेरा लोड उठाया हुआ है। अगर ये चेयर ना हो तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, या ये चेयर टूट जाएगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहाँ पे आ रही है, जो चेयर मेरा वेट उठा रही है, बर्दाश्त कर रही है, होल्ड कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी। So that gravity wants to bring me down, but this chair is holding me up. So yeah, there is some potential. If we are So, moving, sir, all contact forces use potential energy. now what do you mean by contact forces? Sir, like normal force, if an object is just kept anywhere. So only normal force is the contact force? Sir, maybe like friction. Yeah. So if we Friction talk of when about walking. friction, yeah, if we talk about friction, would that be associated to kinetic or potential? Sir, I think both, because the kinetic energy is being converted by our hands into, no, sorry, it will be heat energy, sorry. You know, so we can't say all contact forces basically they are related to potential energy. There may be certain related to potential energy and there may not be certain which are related to potential. So anyways, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? हमें नजर तो नहीं आ रही, हम हर वक्त ये देखते रहेंगे कि कोई चीज हाइट पे नहीं। तो बेटा हम ये अंदाजा लगाएंगे कि इसको हम थोड़ा सा इररिलेवेंट कर लेते हैं अपने डिस्कशन से। मैं आपसे कहता हूँ, बात करता हूँ कि इफ यू गाइस हैव अ पोटेंशियल, व्हाट डज दैट मीन?
पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसका क्या मतलब है कि तुम लोगों के पास क्या पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब है, सोचो। We have the ability to do something. या यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं उस पोटेंशियल को किस तरह से हार्नेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है वो स्टेयर्स के ऊपर जाएं, है ना, तो यू नो इफ यू हैव दैट पोटेंशियल आप ऊपर जा सकते हैं, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल यू कैन गेट एन ए स्टार, है ना। आप फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स करते हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई यू हैव दैट पोटेंशियल, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दैट, you know, sports. So all these processes, whether you're riding up the stairs or whether you are, you know, basically studying very hard, or whether you are good at some sports, all these would be related to what? Consumption of energy. You have to consume some energy. तो वो आपको process itself बता रहा होगा कि energy consume हो रही है या नहीं हो रही। For example, मैं आपसे कहता हूँ कि एक object है जो नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, ध्यान से मेरी बात सुने, नीचे गिर रहा है, क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? Gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होगी। क्यों? क्योंकि नीचे गिरने में मेहनत नहीं होती, ऊपर जाने में मेहनत होती है। क्योंकि वो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वो खुद थोड़ी नीचे आ रहा है, उसने कोई काम थोड़ी किया है। बेसिकली तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसे नीचे लेके आ रहा है। काम ये होता कि वो ऊपर जा रहा होता, जैसे कोई हेलीकॉप्टर है या कोई एरोप्लेन है या कोई एलिवेटर है या कोई एस्केलेटर है जिसमें वो ऊपर जा रहा है। तो अगर वो उसमें ऊपर जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, वहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी राइज है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना। और मोर प्रिसाइजली ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो है एक इलास्टिक मेंबर है। इलास्टिक मेंबर मतलब जैसे रबर बैंड नहीं होता, अगर मेरी दो फिंगर्स है, मैंने बीच में रबर बैंड को यूं पकड़ा हुआ है और मैं उसको पीछे कर रहा हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ और मैं वो मार रहा हूँ अपने किसी दोस्त को, तो वो जो आपने अभी जो पेपर का बनाया था आपने और वो जो पीछे करके मारा है आपने, तो वो क्यों आगे गया है? बिकॉज जब आप पीछे कर रहे थे तो वो जो रबर बैंड था, वो जो इलास्टिक मेंबर था, वो स्ट्रेच हो रहा था। तो अगर वो स्ट्रेच हो रहा था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब जैसे ही आपने उसको छोड़ा, वो एक्सेलरेट करते हुए जाके हिट कर रहा है और जितनी ज्यादा मतलब उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी इलास्टिक मेंबर ने, उतनी ज्यादा जोर से वो जाके लगेगा। सिमिलर इज द केस विद स्प्रिंग। वो जो आपका पेन होता है, आप क्या करते हो पेन के अंदर? आप टिक टिक कर रहे होते हो, टीचर को तंग कर रहे होते हो, टिक 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 कर रहे होते हो। तो वो टिक 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 कैसे हो रही होती है? वो साउंड कहाँ से आ रहा होता है? आप उसका क्लच दबा रहे होते हो, क्लच दबाते हो तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर आप उसका बटन प्रेस करते हो, वो फिर खुल जाता है, फिर करते हो, फिर स्टोर करते हो, फिर करते हो, फिर स्टोर करते हो। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। इसी तरह से एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी या मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं आपसे। तो वो क्या होती है? वो बेसिकली यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं सेल्स के अंदर, दे क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, am I right? These are storage devices for electrical energy. So अब इलेक्ट्रिसिटी इनमें बन रही है, तो कैसे बन रही है? तो भाई इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो जब हम इसको किसी सर्किट में लगाएंगे, so these electrons would start to move from negative to positive. That would create what? A flow of charge. That is basically current. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट है। दोनों मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर अलग अलग है, दोनों मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर अलग अलग है। और इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से निकलने के लिए बैठे हुए, जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रास्ता नहीं बन रहा। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल सर्किट में उनको कनेक्ट किया, फौरन उनको वो रास्ता मिला और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर गए। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से लें कि इलेक्ट्रॉन है, उसको आपने एक शेल्फ में ऊपर किसी हाइट पे रखा हुआ है जमीन से। तो जैसे ही ये शेल्फ आप क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, या आप इस शेल्फ को तोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन खुद ही नीचे गिर जाएगा। तो आपको ग्रेविटी की टर्म्स में तो ये बात बड़े आराम से समझ में आ सकती है कि हाइट है और इलेक्ट्रॉन वॉज सम पार्टिकल, उसको किसी चीज ने होल्ड किया हुआ था, जैसे ही वो सपोर्ट हटी वो नीचे गिरा और जाके जोर से लगेगा और एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इसी तरह से ये सेल्स के अंदर भी है, यानी कि नेगेटिव में वो स्टोर्ड है, फंसा हुआ है, जैसे ही आप उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे वो टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या बन गया है? ये बन गया है potential in terms of chemistry, in terms of molecules. So potential energy can have various types.
हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ज्यादा बात कर रहे होते हैं, इलास्टिक की और इलेक्ट्रिकल की कम बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी टाइप्स में तो सब इंक्लूसिव होंगे। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? सर सर एक दफा केमिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाना वापस। सर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला जो बच्चा है, पहले तो बेटा आप सवाल करो मुझसे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कि अगर हम फॉर एग्जांपल ग्राउंड सरफेस है, जैसे ये ले लेते हैं, फिगर ही ले लेते हैं, वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है। ग्राउंड सरफेस है और ये क्रेन के थ्रू कुछ ऊपर जा रहा है, तो भाई क्यों ऊपर जा रहा है क्रेन के थ्रू? खुद ही ऊपर चला जाता उड़ के, तो क्रेन के थ्रू क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि इसको ऊपर लेके जाना मुश्किल काम है भाई, ग्रेविटी चाहती है कि वो नीचे रहे, तो हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वी आर डूइंग सम वर्क। तो जो हम काम कर रहे हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई? सर अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उसकी, किसकी बात करते हैं हम? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपका सवाल ये था कि सर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आप समझाएं। तो देखो, एक सेल या एक बैटरी लेते हो तो उसका एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो नेगेटिव क्या करता है? नेगेटिव बेसिकली चार्जेस सप्लाई करता है टू सर पॉजिटिव। ये समझ में आ गया कि ये काम कैसे करता है सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या चीज है, मतलब सेल के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है जो जिसको हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। जैसे उन्होंने ट्री की पिक्चर दी है यहाँ पे, उसके अंदर तो वो जो वो फोटोसिंथेसिस वगैरह से जो एनर्जी स्टोर करता है वो ही उसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वैसे तो सेल में क्या हुआ? तुम्हें मुश्किल बात समझ में आ गई। मुझे ये बताओ पहले, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है? सर केमिकल एनर्जी की जो सनलाइट से इसने डिराइव करी है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो सनलाइट इसके अंदर गई और पोटेंशियल बन गई। नहीं मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने जो भी उससे ग्लूकोज वगैरह डिराइव किया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई ना। तो वो तो सिंपल एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है ना? नहीं? नहीं तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में फर्क क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं होगा। तो फिर इसके अंदर वही होगा ना जो ग्लूकोज है, मतलब जो रेस्पिरेशन से उसने एनर्जी हासिल की होगी। मैं उसको कह सकता हूँ कि वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह सेल में क्या हुई? तो सेल्स के अंदर भी जो हमारे पास एनर्जी है जिसकी वजह से चार्ज बन रहा है, अब वो है तो केमिकल एनर्जी, बट मैं उसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता हूँ। मतलब सेम चीज है दोनों? सेम चीज है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास न्यू बॉन्ड्स और ओल्ड बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, हम कहेंगे कि ठीक है भाई इसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है। तो जब केमिकल चेंज हो रहा है तो ये केमिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, इसकी एक सिंप्लीफाइड मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। वो क्या है? देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर अगर हम तीनों स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, किस चीज का फर्क होता है? हीट, मतलब हीट डिफरेंस। यानी कि रूम टेम्परेचर पे कोई चीज सॉलिड है और रूम टेम्परेचर पे कोई चीज लिक्विड है और रूम टेम्परेचर पे कोई चीज गैस है, तो सबका टेम्परेचर अलग होगा, सबके हाँ अंदर अलग अलग हीट होगी। हाँ अभी तुम यहाँ बैठे हो रूम में हो, जिस टेबल पे बैठे हो वो ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जो हवा तुम्हें लग रही है वो गर्म हो रही है, जो पानी तुम पियोगे वो ठंडा हो रहा है। बताओ क्या होगा ऐसा? सर उसकी अपनी अपनी एनर्जी, जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की अपनी हीट एनर्जी एनर्जी अगर होगी, हाई या लो होगी, तो फील तो होगी ना, सेंसेशन तो होगी। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ना मुझे सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है, ना मैं पानी पीऊंगा, तो वो जरूरी है कि रूम टेम्परेचर के अलावा सॉलिड टेबल है, जो टेबल का टेम्परेचर है वही मेरा टेम्परेचर है, वही मेरा टेम्परेचर है, वही जो है वो पानी का टेम्परेचर है, वही जो है वो एयर का भी टेम्परेचर है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं रूम में एयर कंडीशनर ऑन कर दूं तो एयर कंडीशनर मुझे भी ठंडा करेगा, पानी को भी ठंडा करेगा, एयर को भी ठंडा करेगा, सबका टेम्परेचर कम होगा। तो सॉलिड बॉन्ड्स की एनर्जी, बॉन्ड्स की पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आ गए आप सही ट्रैक। सॉलिड, लिक्विड वो और गैस केमिकल में एनर्जी हुई। बेसिकली डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी।
सॉलिड के पास हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी, लिक्विड के पास निस्बतन कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, गैस के पास तो नेग्लिजिबल पोटेंशियल एनर्जी, सॉलिड के पास नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड्स के पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि क्लस्टर्स का वहां पे मोशन या मूवमेंट पॉसिबल होगा, गैसेस के पास क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सर किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने यही बोला ना कि सॉलिड्स के पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। जी बिल्कुल यही बोला मैंने, ठीक है। और भी तो बहुत कुछ बोला, तुम क्या वक्त वक्त से सुन रहे हो मेरी बात? सर ऐसा ही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? इंटरनेट का मसला है या? अरे वाह, क्लास में 17 बच्चे, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ठीक है भाई, तब्दीली। गुड। बेटा आदिल अहमद क्या हाल है? Can you check? कहाँ हैं आप? क्या बात है? आदिल अहमद की शक्ल नहीं नजर आ रही मुझे, देखना चाह रहा था मैं, चलें खैर हो गई, कोई बात नहीं। वाइड स्क्रीन ओनली। स्क्रीन मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा भाई? सर मुझे भी नजर आ रहा है। अच्छा भाई, अरकम चिनॉय साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, अरकम भी जिंदा है भाई, गुड। मोहम्मद सुलेमान लगता है सर यस सर। मोहम्मद सुलेमान भी जिंदा है भाई, गुड। शहीद आलम, यस शहीद जी आलम तो सर। पास हुआ था, जी एक जी। बच्चा में ग्रेड 11 में भी बच्चा था, उसका नाम था शहीद आलम, वो पास हो गया, एक नया शहीद आलम हो गया, गुड, जबरदस्त। सर मैं कह रहा हूँ आप उनके नाम कॉल आउट कर रहे हैं जो क्लास के अंदर आपको लगता है सो रहे हैं। अच्छा तुम जो वो जहन पढ़ लो, तो यानी कि यू हैव टेलीपैथी, तो मेरे जहन के अंदर क्या चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें गलत भी चल रही हैं जो मैं क्लास में नहीं ले सकता, तो जरा आसरा करना, बोलना नहीं सब कुछ, सारी स्कीम आउट हो जाएगी वरना। इब्राहिम नो शुएब, प्रॉब्लम। जी सर। बेटा कैसे हैं आप, ठीक है, क्या हाल चाल है जी आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सलाम दुआ नहीं की थी ना, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँ। चलो, अम्मार हसन साहब। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, ओके, तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह कल आपसे बात सर ये करें। पावर पॉइंट शेयर करेंगे आप? नहीं, पावर पॉइंट शेयर नहीं करूंगा मैं, सर कर देना। पावर पॉइंट शेयर मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सब नोट टेकिंग में जाएगा। हाँ तो इसके अलावा भी तो स्लाइड्स है ना, वो कैसे पता चलेंगी? सर मतलब पहले ही करते हैं हम लोग यहीं से कॉपी कर लेंगे। वैसे वैसे हम कर जो है लेंगे। वो नोट टेकिंग करते जाएंगे। कल मैंने कहा था कि फिजिक्स का एक जर्नल बनेगा, फिजिक्स के अंदर नोट टेकिंग होगी, याद है? सर किताबें आएंगी तो करेंगे ना, ऐसे तो अभी के लिए आज पहला दिन है, अगर आप भूल गए तो आप क्या काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो कि आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर सकते हो आप। सर वो तो ले लिया, लेकिन बीच में 2-3 और भी स्लाइड्स आई थी ना जो स्किप करी थी आपने। एक मिनट रुको जरा, मैं आपको और दिखाता डायरेक्ट आपने स्किप करनी है हाँ सारी सही। सर मैंने तो क्लास ही रिकॉर्ड कर ली पूरी सर, उसकी किसने टेंशन नहीं है। किसने किया? आपने मैंने। किया, बहुत अच्छा किया, आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको शेयर कर दो, सही है, तो सबका फायदा हो जाएगा। सर आप ही करते हैं, आप ही तो हैं। है, सही है, ठीक है सर। ओके, चले, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।